गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सर। आज क्लास सेकेंड ईयर क्लास 12 के लिए इंग्लिश ग्रामर से सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 1 आज आपको हम बताते हैं। इसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तथा कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में सिंपल सेंटेंस के बारे में कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक वाक्य किन विधियों से हम बनाते हैं। तो देखते हैं सिंपल सेंटेंस। यह वह वाक्य है जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब यानी मुख्य क्रिया होती है। सिंपल सेंटेंस बनाने की 7 विधियां हैं। तो आज हम कुछ विधियों के बारे में पढ़ते हैं अपने पार्ट 1 के इस चैप्टर में। तो नंबर 1 आता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। बाय नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब नियम देखते अगर हम हैं तो जब दोनों वाक्यों के वर्ब से ऐसा मालूम होता है कि कार्य एक दूसरे के बाद होते हैं, उनके बीच एक प्रकार का कारण और उसके परिणाम का संबंध होता है। दोनों वाक्यों को जोड़ते समय जो कार्य पहले होता है उस वाक्य की क्रिया का पार्टिसिपल बनाते हैं और पहले वाक्य के बाद कामा लगाकर दूसरा वाक्य वैसे ही लिख देते हैं। अब देखना हमको है जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। नियम देखते हैं। जब पहले वाक्य में लिंकिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी होता है तो उनके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करते हैं और पहले वाक्य के बाद कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य वैसे ही लिख देते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण। The day was fine, we played cricket। अभी हम यहाँ देखते हैं ये वर्ब जो है यह बी फॉर्म की क्रिया है। इसी के जगह हमको क्या प्रयोग करना है? बीइंग। तो द डे बीइंग फाइन कामा हो गया और दूसरा वाक्य वैसे ही वी प्लेड क्रिकेट। अगर कोई भी इस तरह का हमको लिंकिंग वर्ब के साथ मिलता है जिसमें दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा हम किसी भी वाक्य का सिंथेसिस कर सकते हैं। उस इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी को हटा करके उसके जगह हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। जब पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो यानी उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म हो या हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो पहले वाक्य के सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी जो पहला वाक्य होता है उसके वर्ब को हटा करके हम हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। देखिए अब उदाहरण हमारे पास है द सन रोज, द बर्ड्स बिगैन टू फ्लाई। यानी ये हमारे पास वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसी के जगह पर हमको क्या प्रयोग करना है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो द सन हैविंग राइजन थर्ड फॉर्म हो गया राइज, रोज, राइजन। तो हमने प्रयोग कर लिया द सन हैविंग राइजन कामा और द बर्ड्स बिगैन टू फ्लाई। अब आते हैं हम नियम नंबर 3 पर। जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग, बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब कैसे हमको मालूम चलेगा कि वाक्य पैसिव वॉइस में है कि नहीं है? तो आपको जब पैसिव वॉइस का चैप्टर पढ़ाया गया था तब आपको मालूम होगा कि सहायक क्रिया हम प्रयोग करते हैं उसके साथ हमेशा पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो देखिए उदाहरण हमारे पास है द लेटर वाज रिटेन, आई पोस्टेड इट। तो देखिए वाज के साथ यहाँ रिटेन है तो हम उस वाज को हटा करके इसके साथ लगाएंगे हैविंग बीन और रिटेन हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अ लेटर हैविंग बीन रिटेन कामा लगा के दूसरा वाक्य वैसे ही कर देंगे। जो कार्य पहले हुआ उसी वाक्य को पहले टच करते हैं।
दूसरा उदाहरण देख लें, द वर्क हैज बीन डन, द बॉय सेंट होम। तो द वर्क हैविंग बीन डन, द बॉय सेंट होम। अब हम आते हैं दूसरी विधि पर, यानी एडजेक्टिव तथा कंजंक्शन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। तो पहले हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। एडजेक्टिव द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए दोनों वाक्यों में से एडजेक्टिव को छांटकर उसे नाउन से पहले लिखते हैं, जिसकी वह विशेषता प्रकट करता है। अब हमारे पास उदाहरण है, आई हैव सम फ्लावर्स, दे आर ग्रीन। तो क्या ग्रीन है? फ्लावर्स। इस ग्रीन को इस फ्लावर्स के साथ पहले कर देंगे तो हमारा वाक्य हो गया, आई हैव सम ग्रीन फ्लावर्स। यहां हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, आई हेल्प्ड ए बेगर, ही वॉज लेम, ही वॉज ऑन द रोड। बेगर कैसा था? लेम था, तो लेम को बेगर के साथ जोड़ देंगे, तो आई हेल्प्ड ए लेम बेगर ऑन द रोड। ये आपका एडजेक्टिव के द्वारा बन गया हमारा। अब हम आते हैं कंजंक्शन के नियम के द्वारा। तो देखिए, कंजंक्शन सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं, जो दो शब्दों को जोड़ देता है। माई मदर टुक टी, शी टुक बिस्किट्स। अब हम इस दोनों वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस बनाएं, तो माई मदर टुक टी एंड बिस्किट्स, यहां से टी बिस्किट्स कर दिए हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सी फेल्ड, हर सिस्टर आल्सो फेल्ड। तो शी एंड हर सिस्टर फेल्ड। ये हमारा कंजंक्शन की विधि के द्वारा हमारा सिंथेसिस हो जाता है। दो विधियों को, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और एडजेक्टिव कंजंक्शन के साथ दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आज हम पढ़ते हैं उसमें पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। यह क्रिया से बनता है तथा एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसमें क्रिया की आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म तथा हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। पार्टिसिपल तीन प्रकार का, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी क्रिया का आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ते हैं, जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट समान होता है यानी एक ही होता है, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। दोनों वाक्यों में से जिस क्रिया में कार्य के पहले होने का बोध होता है या कार्य जारी रहने का बोध होता है, उसका सब्जेक्ट छोड़ देते हैं और उसकी क्रिया का आईएनजी फॉर्म बनाकर अगला वाक्य वैसे ही लिख देते हैं। अब यहां हम इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। जब आईएनजी फॉर्म का संबंध सब्जेक्ट के साथ होता है, माने वी सॉ अ लायन, वी केम बैक। अगर इसको हम दो सिंपल सेंटेंसों को अगर हमको एक बनाना हो, तो इस क्रिया का आईएनजी फॉर्म यानी सीइंग ए लायन, इसका आईएनजी फॉर्म बन गया सीइंग अ लायन, वी केम बैक, कामा लगा करके दूसरा वाक्य लिख देते हैं। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, आई बॉट एन आइसक्रीम, आई बिगैन टू ईट। तो बॉट का हमने बना दिया आईएनजी फॉर्म, बाइंग, बाइंग एन आइसक्रीम, आई बिगैन टू ईट। अब जब संबंध ऑब्जेक्ट के साथ हो, ही सॉ अ चाइल्ड, द चाइल्ड वाज वीपिंग, तो इसका बन गया ही सॉ ए चाइल्ड वीपिंग। यहां देखते हैं, ए मैन केम हियर यस्टरडे, ही वाज लाफिंग लाउडली। अब इसको हम अगर बनाते हैं, ए मैन केम हियर लाफिंग लाउडली यस्टरडे। ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल था। जब दोनों वाक्य का सब्जेक्ट समान होता है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, उसकी क्रिया का आईएनजी फॉर्म बना देते हैं, तो हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाता है। अब आता है पार्ट पार्टिसिपल के द्वारा कैसे हम
दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें थर्ड फॉर्म का दोनों वाक्यों में से वर्ब का थर्ड फॉर्म को प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है। दोनों वाक्यों में से वर्ब का थर्ड फॉर्म को देखकर उस नाउन से पहले लिख देते हैं जिसकी वह विशेषता प्रकट करता है। जैसे देखिए, सीता फाउंड अ बुक, द बुक वाज लॉस्ट। तो सीता फाउंड अ लास्ट बुक, उस नाउन से पहले लिख देते हैं जिसकी वह विशेषता। तो यहां यह क्रिया एडजेक्टिव का काम करने लगता है। दूसरा उदाहरण देख ले, आई हैड ए कोट, इट वॉज डार्क ब्लैक। आई हैड ए डार्क ब्लैक कोट, यह हमारा पास्ट पार्टिसिपल का नियम था। अब आते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल पर। इसका प्रयोग तब करते हैं जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होने पर दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाता है। जिस वाक्य में कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है उसका सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, उसकी क्रिया का हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बना देते हैं। अब हमारे पास उदाहरण है, ही लर्न्ड अ पोयम, ही एट द फूड। अब इसको बनाए, हैविंग लर्न्ड अ पोयम, ही एट द फूड। दूसरा उदाहरण समझे, he gave me some money, she blessed me। तो हमने बनाया having given some money, she blessed me। तो ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की विधियों से कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को हम एक सेंटेंस बनाते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है इन्फिनिटिव। अब हम यहां पढ़ेंगे इन्फिनिटिव के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंथेसिस करना, एक सिंपल सेंटेंस में बनाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है, ये आपको मालूम है, तथा यह नाउन तथा एडवर्ब का कार्य करता है वाक्य में आकर के। रूल नंबर 1 अगर पढ़ते हैं, इन्फिनिटिव के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ते समय एक वाक्य की फाइनाइट वर्ब यानी मुख्य क्रिया को वैसे ही लिखते हैं तथा दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। दोनों वाक्यों में से जिस वाक्य की क्रिया उद्देश्य या परिणाम प्रकट करती है उसी क्रिया का इन्फिनिटिव बनता है, यह ध्यान रखेंगे आप। He has no money, he cannot buy good clothes। He has no money to buy good clothes। परिणाम क्या हुआ? मनी नहीं था, परिणाम क्या हुआ कि गुड्स कपड़े हम नहीं खरीद सके, तो इसी का इन्फिनिटिव बना दिया, तो टू बाई गुड क्लॉथ्स हो गया। दूसरा उदाहरण देखें, आई हैव सम ड्यूटीज, आई मस्ट परफॉर्म देम। तो आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम। अगर हम एक नोट या दूसरा नियम मान लें, जब दोनों वाक्यों में से पहले वाक्य में वेरी का प्रयोग हो तो उसमें एडजस्ट टू का नियम लगाते हैं, अर्थात वेरी के स्थान पर टू लगाकर दूसरे वाक्य में से सब्जेक्ट एवं कैन नॉट, कुड नॉट, अनेबल या डिड नॉट जैसे नेगेटिव शब्दों को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लिखकर वाक्य को जोड़ देते हैं। He has gone to Agra, he wants to see the Taj। ये पहले नियम के आधार पर था, तो he has gone to Agra to see the Taj। हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन गया। अब देखिए वेरी वाला नियम जो नोट हमने लिखा है वह यहाँ आता है, वेरी को टू में बदलना है और इस कैन नॉट को हमको क्या करना है, हटा देना है, तो सिट प्रॉपरली। तो he is very old, he cannot sit properly। तो he is too old to sit properly। एक उदाहरण और है जिसके साथ हम फॉर और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हो। यहाँ देखिए बुक है, यहाँ शी है, तो हमको फॉर का प्रयोग करना है। द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो द बुक वॉज वेरी को टू में बदल दिए, टू डिफिकल्ट फॉर हर, यानी फॉर के साथ इसका ऑब्जेक्ट हो गया, टू कुड नॉट को हटा देना है, टू अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा इन्फिनिटिव के नियम के आधार पर कैसे हम दो या दो से अधिक वाक्यों को हम एक सिंपल सेंटेंस यानी सिंथेसिस करके एक सिंपल सेंटेंस हम बना देते हैं। और इसका कुछ वाक्य और बचता है, नाउन फ्रेज या एडवर्बियल या एडवर्ब के द्वारा,
पार्ट 1 और 2 में मैंने आपको 4 विधियां बताई थी। 7 विधियों में सिंपल सेंटेंस को कैसे सिंथेसिस करते हैं, कैसे 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं। तो आज बाकी 3 विधियों को बताते हैं। तो नंबर 5 की जो विधि है, नाउन फ्रेज जिरंड से उचित प्रीपोजिशन लगाकर सिंपल सेंटेंस बनाना। फ्रेज आपको मालूम है, फ्रेज किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को ही हम फ्रेज कहते हैं। अब इसमें देखते हैं, नाउन फ्रेज तथा जिरंड के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे विथ, ऑन, बिसाइड्स, फॉर, बिफोर, ऑफ, आफ्टर, एट, बाई, इन स्पाइट ऑफ। जहां जैसा वाक्य मांगता है उस हिसाब से हम वहां प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। रूल क्या है? जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य की क्रिया को नाउन फ्रेज तथा जिरंड यानी आईएनजी फॉर्म में बदलकर उससे पहले वाक्य के भाव के अनुसार प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जिस वाक्य में कार्य पहले होने का भाव हो उसी के नाउन फ्रेज या जिरंड बनाते हैं। जिसमें ये लगे कि जो काम पहले हो रहा है, जिस दोनों वाक्यों में से या तीनों वाक्यों में से जो काम पहले हो रहा है उसी वाक्य का हम नाउन फ्रेज या जिरंड बनाते हैं। अब जैसे उदाहरण देखें, ही टॉट मी, ही गेव मी 5 रुपीज, यानी पढ़ाने के अतिरिक्त अगर हम इस दोनों वाक्यों को जोड़े, उसने मुझे 5 रुपए भी दिए। तो के अतिरिक्त यानी बिसाइड्स टीचिंग मी, यह हमारा जिरंड बन गया, यह हमारा प्रीपोजिशन हो गया। तो बिसाइड्स टीचिंग मी, कामा, ही गेव मी 5 रुपीज। दूसरा उदाहरण देखें, द सन रोज, ही बिगेन हिज जर्नी एट द सनराइज, यानी सनराइज होने पर ही बिगेन हिज जर्नी। द हंटर किल्ड ए लॉयन, ही रिटर्न होम। यहां हमारा लग गया आफ्टर किलिंग ए लॉयन, लॉयन को मारने के बाद द हंटर रिटर्न होम। रमेश फेल्ड, ही हर्ड द न्यूज, ही स्टार्टेड वीपिंग। अब देखना होगा कि तीनों वाक्यों में सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले हुआ ही हर्ड द न्यूज, पहले वह सुना कि वह फेल हो गया है, तब वह रोया। यानी यह वाक्य हमारा बीच वाला वाक्य जो है हमारा, ये पहले आएगा। तो हम इसके साथ जिरंड बनाएंगे तो हर्ड का हियरिंग हो जाएगा। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर, रमेश स्टार्टेड वीपिंग। ये हमारा था नाउन फ्रेज जिरंड के द्वारा उचित प्रीपोजिशन लगा करके सिंपल सेंटेंस बनाना। अब हम आते हैं केस इन अपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। जब 2 नाउन से एक ही व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान प्रकट होता है तो दूसरी संज्ञा पहली संज्ञा के केस इन अपोजिशन यानी स्पष्टीकरण में होती है। जब दूसरी संज्ञा का संबंध सब्जेक्ट से होता है तो यह सब्जेक्ट के बाद आती है। यानी अगर हम बनाएंगे तो पहला नाउन, दूसरा नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास उदाहरण है, दिल्ली इज अ बिग सिटी, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली क्या है? द कैपिटल ऑफ इंडिया, ने दूसरा संज्ञा हमारा हो गया द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली कामा द कैपिटल ऑफ इंडिया, वर्ब इज ए बिग सिटी हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम दूसरा अगर उदाहरण देखें, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, ही वाज ए ब्रेव वॉरियर। तो राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ was a brave warrior। अब हम देखें, जब केस इन अपोजिशन की संज्ञा का संबंध ऑब्जेक्ट से होता है तो हमारा सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पहली संज्ञा तब दूसरी संज्ञा। जैसे एक उदाहरण हमारे पास है, सब्जेक्ट देखिए आई है, वर्ब मेट है, पहली संज्ञा योर ब्रदर, दूसरी संज्ञा रमेश, यानी आई मेट योर ब्रदर रमेश। इसका हम इस तरह से हम इसको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट से संबंध होता है तब, और जब सब्जेक्ट से होता है तो यह पहला सूत्र है। अब इसके बाद हमको आखिरी पढ़ना है नंबर 7। अब इस पर हम ध्यान दें, नंबर 7 एडवर्ब तथा एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा। हमने अभी बताया था कि फ्रेज किसे कहते हैं,
दो या दो से अधिक शब्द के समूह को ही हम फ्रेज कहते हैं, चाहे नाउन फ्रेज बने, एडजेक्टिव फ्रेज बने, एडवर्ब फ्रेज बने। अब यहाँ हो गया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए केवल उन्हीं एडवर्ब का प्रयोग होता है जिनके अंत में ly लगा होता है। अब देखिए सर्टेनली, श्योरली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकीली, अनलकीली, ऐसे आदि ऐसे एडवर्ब हैं जो वाक्य के शुरू में आते हैं। अगर इस तरह का कोई हमको मिले सर्टेन, तो हम उसको पहले लिखेंगे। जैसे यहां देखिए आ गया ही बिकेम इल, इट वॉज अनलकी, तो हम इस अनलकी को वाक्य के पहले, अनलकीली ही बिकेम इल। अब देखिए अगर इसमें से यह नहीं है, आई फॉरगेट माई पेन, आई वॉज केयरलेस, तो आई फॉरगेट माई पेन केयरलेसली। अगर यह कोई एडजेक्टिव हमारे पास आ रहा है, सर्टेन, श्योरली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकीली, अनलकीली, यह होगा तो यह वाक्य के पहले लिखा जाता है। अगर इस तरह के एडवर्ब नहीं है, इनको हम वाक्य के बाद में यहां हमने लिख दिया। जैसे यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर फुलिश, यू आर वेस्टिंग योर टाइम फुलिशली। और कभी कभी हम एडवर्बियल फ्रेज के साथ उचित प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे एट सनसेट, एट द सनसेट या बिफोर द सनसेट, इस तरह का कोई एडवर्बियल फ्रेज आता है तो उसके साथ हम कुछ वाक्यों में हम प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करते हैं। जब दो वाक्यों को हम जोड़ेंगे, अपने आप जोड़ने में एक हिंदी बनेगी, एक हिंदी वाक्यांश बनेगा, उसमें देखेंगे कौन सा प्रीपोजिशन हमारा सही बैठता है, उसी तरह से हम इसके अंदर इस प्रीपोजिशन को जोड़ देते हैं। तो हमारा यह वाक्य सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, एक सिंथेसिस के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो हमारा सिंपल सेंटेंस का पाठ अब यहां समाप्त होता है। आगे आपको अपने एक्सरसाइज से अभ्यास करना है 7 विधियों द्वारा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से लेकर के जो हमने बताया आखिरी आपको एडवर्ब तथा एडवर्बियल फ्रेज तक।